हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का एक वीडियो लेके और हाजिर हैं। कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स वाला एक पोर्शन है, जिसके अंदर अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये अध्याय है आपकी बुक का कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। इस अध्याय को हम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो बना के देंगे। आप लोग आराम से उसको समझें और एंजॉय करें फिजिक्स को। चलिए आइए, सबसे पहले अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका नाम है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम इसी में से उठाते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश हम किसको कहेंगे? तो देखिए, यदि अभी लाइट चल रही है यहाँ पर तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, प्रकाश है अभी यहाँ पर तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। ये क्या चीज़ है? मार्कर है साहब। कौन सा मार्कर है? ब्लू कलर का मार्कर है, ठीक है। यदि यहाँ पर अभी मैं अंधेरा कर दूँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। इसी प्रकार से आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि रात के अंधेरे में जब अपन जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी रास्ते में पड़ी हुई है तो हमको नज़र नहीं आती, लेकिन आप टॉर्च जैसे ही ऑन करते हैं, इसका मतलब आप जो है प्रकाश को वहाँ पर लेके आते हैं तो आपको वो वस्तु नज़र आने लग जाती है ना। होता है ना गांव में, जैसे अपन जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा अमावस की रात है, बिल्कुल अंधेरा घूप है, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और अचानक जा रहे हैं और रास्ते में कहीं भैंस बैठी हुई है, कहीं कुत्ता बैठा हुआ है, अचानक पेड़ लग जाता है उसके ऊपर। अरे यार, बोले क्या हुआ? बोले दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा आपको? दिन में तो आपकी भैंस बैठी रहती है या कुत्ता बैठा रहता है तो आप साइड से होके चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं था, है। प्रकाश किसी लड़के का नाम नहीं है भाई, है। प्रकाश मतलब फिजिक्स का एक फैक्टर है, भौतिक का एक कारक है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु दिखाई कब देती है? जब वहाँ पर प्रकाश उपस्थित हो, लाइट हो। यदि लाइट नहीं है तो वहाँ वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो आप खुद ही बता सकते हो कि प्रकाश क्या है भाई। तो अरे सर, इसमें क्या है? प्रकाश तो वो चीज़ है, वो कारक है जो यदि होगा तो कोई वस्तु दिखाई देगी, और अगर नहीं होगा तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। सीधी सी बात है। तो हम परिभाषा के रूप में इसको कैसे बोलें? कोई हमसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो हम उसको कैसे सेटिस्फाई करें? तो हम उसको बोलना चाहिए, हम ऐसा बोलना चाहिए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। हम अनुभव कर पाते हैं किसी वस्तु को देखने का कि यार ये फलाना वस्तु है, ये ढिमका वस्तु है, ये राधेश्याम है, ये संगीता है, ये सुलोचना है, ये सलमान है। कब देख पाते हैं? जब प्रकाश होता है। तो प्रकाश की परिभाषा हम क्या देंगे? देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, जो आपका चैप्टर का नाम ही है कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, तो मैंने प्रकाश के बारे में आपसे डिस्कस करी। अब आपका कॉन्सेप्ट प्रकाश के प्रति बिल्कुल क्लियर होगा। कोई यदि पूछता है कि प्रकाश को आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम सामान्य अपनी भाषा में कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से या जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्लियर? इसके बाद मैं आता हूं, इसका दूसरा वर्ड है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए आप, परावर्तन का सीधा सीधा मतलब है टकरा कर लौटना। परावर्तन, परावर्तन है ना, टकरा कर वापस लौटना। जैसे एक बॉल है हमारे पास में, उस बॉल को हम दीवार पे मारते हैं, दीवार पे टकराई,
और वापस हमारे हाथ में आ गई, है ना। इसी प्रकार से दीवार की बॉल की जगह यदि कोई प्रकाश हो, प्रकाश मान लो थोड़ी देर के लिए, वो भी ऐसे गया, जाके टकराया, वापस आया, तो ये परावर्तन का, ये तो हो गया परावर्तन का बाल का परावर्तन हो गया। बाल को फेंकी वापस हाथ में आई, बाल को फेंकी वापस हाथ में आई, बॉल का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जा रहा है, टकरा कर वापस आ रहा है, जा रहा है, टकरा कर वापस आ रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन बॉल तो ठोस है, तो वो जाके वापस आ गई। अब प्रकाश कोई ऐसी कोई चीज थोड़ी, प्रकाश जो फेंक दी और वापस आ गई, है ना। आप कहोगे यार सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हैं बॉल तो यूँ फेंकेंगे तो बॉल तो एक ठोस वस्तु है, जो टकरा के वापस मेरे हाथ में आ गई। अब प्रकाश क्या मैं पकड़ सकता हूँ कि प्रकाश को तो यूँ पकड़ूंगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो प्रकाश तो कारक है, एक फैक्टर है प्रकाश। तो हम ये कहते हैं कि प्रकाश जो है वो, प्रकाश की जो किरणें होती है, वो प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से, दैट इज द इम्पोर्टेंट, किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आती है। प्रकाश की जो किरणें, या प्रकाश वर्ड भी यूज कर लें उसमें, प्रकाश मतलब वही प्रकाश की किरणें, तो किसी चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल शब्दों में प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हम क्या देंगे? प्रकाश का किसी चमकदार सतह से, चमकदार पृष्ठ से, कुछ भी बोल सकते हो आप, चमकदार दीवार से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये परिभाषा भी मैंने देने की कोशिश करी है। यहाँ देखिए आप, प्रकाश का परावर्तन, किसी चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, हमें पूरा किताबी लैंग्वेज में नहीं जाना है, आपको जो चीज है समझ में आना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो किसी चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बात आती है कि इसके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं इसके प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम होते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक ही चल रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिए हुए हैं। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। तो अब भैया आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा चित्र आप देख लें, जो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। कि मान लीजिए ये आपकी जो है, ये आपकी चमकदार सतह है, ठीक है, ये चमकदार सतह है, मैंने लिख दिया है यहाँ चमकदार सतह है। अब इस चमकदार सतह के ऊपर प्रकाश आके गिर रहा है, जैसा मैंने बताया। तो ये प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर आ रही है, ये ऐसे इसके ऊपर आ रही है, तो ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण क्यों नाम दिया आपतित किरण? कि ये सतह के ऊपर आ रही है, इसलिए आपतित किरण। और ये एरो इसलिए लगा दिया कि ये इस तरफ से आ रही है, ऐसे ये आपतित हुई, टकराई यहाँ पर, और टकराने के बाद में ये वापस ऐसे चली गई टकरा कर। तो ये टकरा कर जा रही है, तो ये हो गई परावर्तित, परावर्तित किरण। टकरा कर गई तो ये परावर्तित किरण। और जहां पर ये टकराई है, जिस बिंदु के ऊपर, सतह पर जिस बिंदु के ऊपर ये टकराई है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये किरण आपतित हुई है, यहाँ से आके यहाँ टकराई है, इसलिए इसको बोला आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु के ऊपर एक अभिलंब यदि हम खींच दें, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पर खींच दें, तो ये कहलाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये क्या कहलाएगा आपका? इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर
अभिलंब, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, इस चित्र में दोनों तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपकी चमकदार सतह है, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है इसको, तो ये सतह बना दी, ये चमकदार सतह हो गई, लिख भी दिया है मैंने, ये चमकदार सतह है। ये आपका आपतित किरण है, ये किरण यहाँ से चल के आ रही है और यहाँ इसके ऊपर गिर रही चमकदार सतह, इसलिए ये आपतित किरण है। ये यहाँ इस पॉइंट पर गिर रही है तो ये आपतन बिंदु है, टकरा कर ये वापस इधर जा रही है तो ये परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु के ऊपर एक अभिलंब हमने खींचा जिसको आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो बहुत जल्दी में मैं छोटे से मैं आपको बता दूं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा इसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से बताते हैं, आई से। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो देखिए ये अभिलंब है और ये आपकी आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये क्लियर अपने दिमाग में हो जाना चाहिए कि आपतन कोण किसको कहेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे, जिसको हम आई से बताएंगे। आई का भी फुल फॉर्म होता है, अभी तुम आगे आओगे तो और पढ़ाएंगे 11वीं 12वीं में। आई मतलब इंसिडेंट, आने वाली, और रिफ्लेक्टेड, वापस जाने वाली, तो आर उससे लेते हैं, अभी इतना अपने उसमें नहीं जाना है। इसको आई से बोलते हैं, इसको आर से बोलते हैं। ठीक है, तो ये चित्र यदि आपको समझ में आया है तो इसके आधार पर हम परावर्तन के दो नियम देते हैं। इस चित्र के आधार पर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये चित्र अगर रहेगा तो ये पहली बात तो ये है कि कुछ नहीं है, परावर्तन के नियम क्या है, तो कि आई आर के बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, पहला नियम तो ये है। अब आई आर के बराबर क्या होता है? आई क्या चीज़ है? आपतन कोण। आर क्या चीज़ है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम हो गया। क्या है भाई? परावर्तन का पहला नियम क्या है? तो क्या आई आर के बराबर होता है, ये पहला नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है कि भाई ये जितने भी इसमें इस चित्र में जितने भी टिमटाम दिख रहे हैं ये सब एक तल में होते हैं। बोले क्या टिमटाम दिख रहे हैं? तो बोले ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये सभी एक तल में होते हैं, इस तल में है ये दूसरा नियम हो गया आपका। तो भाई परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो बोले क्या होते हैं सब परावर्तन के नियम? एक आई बराबर, आई और आर बराबर होते हैं, और दूसरे जितने भी उस चित्र में टिमटाम नजर आते हैं वो एक ही तल में होते हैं। तो बोले कैसे? तो बोले आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये दोनों परावर्तन के नियम हो गए आपके। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके, अगर मैंने बोला है वो सब चीजें इसके अंदर मिलेगी आपको। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब वही आई इक्वल टू आर हो गया। ठीक है। दूसरा आपतित किरण, ये वाली किरण, परावर्तित किरण, ये वाली किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं। ये हो गए परावर्तन के नियम, हो गए कि नहीं हो गए? तो एक सेकंड में अपने को हो गया। बोले प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। कौन सी सतह? चमकदार सतह। किसी चमकदार सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन। नियम तो आई इक्वल टू आर, और जितने भी टिमटाम है सभी एक ही तल में। टिमटाम से मतलब, टिमटाम मत लिखे आना हो, टिमटाम से मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका जो है परावर्तन मैंने आपको थोड़ा समझाया, और थोड़ा और आगे चलेंगे तो फिर 12th के अंदर आता है कि वो एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है, इस प्रकार से। अब एक चीज़ और आगे इसमें आती है जो आपके आगे जो आपके उसमें बुक में जो दिया हुआ है
वो है समतल दर्पण से संबंधित कुछ चीज़ें दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और इस टाइप की जो आपके जो चीज़ें हैं उसके लिए समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेषताएं दे रखी है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। या समतल दर्पण तो सबके घरों में होता है ना, अपने घरों में, जिसमें आप अपना गोरा गोरा मुंह देखते हो, उसके अंदर है किसी का काला होगा तो वो भी देखता होगा, लेकिन गोरे वाले थोड़े ढंग से देखते हैं कि हाँ ठीक है कि नहीं है, ये वो निकलते टाइम पे थोड़े बाल वाल देख लिए, तो वो जो आपके घरों में लगा हुआ रहता है वो कौन सा होता है, समतल दर्पण। तो उसके दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उसके में क्या क्या विशेषताएं होती है ये भी आपके बुक में एक दे रखा है थोड़ा सा, तो वो भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उन पॉइंट्स को आपको अलग अलग लिख लेना है ताकि परीक्षा की दृष्टि से या आगे भी आपको जब आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दें तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में रहे। लेकिन जब समतल दर्पण की बात करते हैं तो पहले दर्पण किसको कहते हैं, मेरी तो आदत है खोदने की कि समतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण किसको कहते हैं, ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो दर्पण सामान्य रूप से हम बोलते हैं दर्पण किसको कहते हैं, तो क्या दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, मतलब कांच की बात आ गई है ना, कांच दर्पण ये बात आ गई। ऐसा नहीं है, दर्पण वास्तव में कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ जो उसके ऊपर आपतित या यूँ कहें अपनी भाषा में कि उसके ऊपर गिरने वाले प्रकाश को पूरे को वापस भेज दे। जैसे अपन ने 5 बाल फेंकी दीवार पे तो 5 बाल वापस आ गए, जिस रास्ते से फेंकी उसी रूप से वापस आ गई, मतलब नियमित रूप से फेंकी तो नियमित रूप से वापस आ गई। तो दर्पण किसको कहेंगे हम, कि दर्पण वह युक्ति होती है जिस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश, जितना भी प्रकाश उसके ऊपर जाता है वो उसको नियमित रूप से वापस परावर्तित कर देता है। यहाँ से चल के प्रकाश यहाँ आया तो वापस यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा देगा, लाइक दिस। ऐसे बाल फेंकी आपने, बाल वापस आपके हाथ में आ जाएगी। तो दर्पण क्या चीज होती है, दर्पण वह युक्ति होती है जो अपने पर आपतित, मतलब अपने पर गिरने वाले, अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। जितना भी प्रकाश उसके पास आ रहा है अपने पास कुछ नहीं रखता है, वापस ऐसा कैसा लौटा देता है। ऐसी कोई भी युक्ति होती है वो दर्पण कहलाती है। तो दर्पण का मतलब सिर्फ यही नहीं कि भाई हाँ वो मेकअप करने वाला है ना, तो दर्पण मतलब वह युक्ति जिसके ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर दे, वह युक्ति दर्पण कहलाती। देखिए मैंने लिखने की कोशिश की है, वह युक्ति जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर दे दर्पण कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको आज क्लियर करने की कोशिश करी है। आप चाहें तो इसको रोक के और ये सब चीज़ें अपने उसमें उतार सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आजकल स्क्रीनशॉट का भी ज़माना है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको देख सकते हैं, या पॉज करके भी इसको आप रोक सकते हैं। हमने अभी बात करी कि दर्पण की परिभाषा, कि दर्पण की परिभाषा हमने आपको पूरी बताई, और मैंने बातों में आपसे कहा था कि आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा समतल दर्पण वाला पोर्शन भी दिया हुआ है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होगी, तो हम उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो जो समतल दर्पण होता है, मतलब आपके घरों में जो दर्पण है जिसमें आप अपना खूबसूरत चेहरा देखते हो, उस चेहरे को देखते समय आप जो बातें मैं बता रहा हूँ उन बातों का भी अब आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, तो अपने आप ही आपकी विशेषताएं आपको याद हो जाएगी कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता की बात करें हम, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, जो प्रतिबिंब अंदर बन रहा है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहली बात, तो जो प्रतिबिंब आप देखते हो, आपके खुद का आप प्रतिबिंब देखते हो, तो वो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी होता है, अंदर की तरफ होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। जैसे आप खड़े हैं, आपका सिर ऊपर है तो सिर ऊपर रहेगा, टांगे नीचे है तो टांगे नीचे रहेगी। यदि किसी को शौक है कि वो उल्टा खड़ा हो जाए तो सिर नीचे हो जाएगा, टांगे ऊपर हो जाएगी, लेकिन जैसे आप खड़े हो वैसा के वैसा आपको अंदर दिखाई देगा। तो पहली बात तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, अंदर बन रहा है, आभासी होता है। दूसरा,
सीधा होता है, दूसरा क्या होता है, सीधा होता है। जैसे आप हो, आप अगर ऐसे सीधे खड़े हो तो सीधा होगा, चश्मा ऊपर है तो ऊपर होगा, चप्पल नीचे है तो नीचे होगी। तो आभासी होता है, सीधा होता है। और एक और पॉइंट मैंने इसमें डाला है कि वस्तु के बराबर बनता है। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है मतलब आपका जितना आकार है उतना ही बनेगा। समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, और किसी दूसरे दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। हाँ, एक छोटा सा बच्चा है, इतना बड़ा बच्चा है तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि बड़ा आदमी है तो, या औरत है तो उसके उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली विशेषता में क्या बताया कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है। आभासी बनता है, अंदर बनता है, सीधा है, मैंने बता दिया, सिर ऊपर टांगे नीचे, किसी को शौक हो तो उल्टा हो जाओ, है ना। तो सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। छोटू है तो छोटू जितना बनेगा, मोटू है तो मोटू जितना बनेगा, लंबू है तो लंबू जितना बनेगा, पतलू है तो पतलू जितना बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। पहली विशेषता समतल दर्पण की। दूसरी विशेषता की बात हम करें तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है ना, यहाँ लगा है तो उसके पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। मतलब आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आप यदि दर्पण से 2 फीट दूरी पे खड़े हो तो प्रतिबिंब भी अंदर की तरफ आपको 2 फीट दूरी पर नजर आएगा। आप दौड़ के उसके पास चले जाओगे, थोड़ा सा देखने के लिए आगे झुकोगे तो वो भी आपका प्रतिबिंब पास में आ जाएगा। थोड़ा पीछे जाओगे तो आपका प्रतिबिंब पीछे चला जाएगा। तो दूसरी विशेषता क्या हुई समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। क्लियर हुआ दूसरी विशेषताएं? ठीक। तीसरी विशेषता और इसकी आपके बुक में भी दी हुई है, हालांकि बहुत विशेषता है लेकिन जो बुक में है वही बात कर रहा हूं मैं। तीसरी विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व, लेटरल साइड्स, पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व ही बोलोगे ना इसको, लेटरल, पार्श्व बदल जाते हैं। ये आपकी किताब में दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। अरे सर, ये पार्श्व क्या है? कुछ नहीं है भाई। पार्श्व का मतलब ये होता है कि आप सीधे सीधे आप अपना जो चेहरा है खूबसूरत, और अपने जो हाथ वाथ पाँव वाँव सब हैं ये देख रहे हैं दर्पण के अंदर, तो लेटरल साइड चेंज हो जाती है। लेटरल साइड चेंज हो जाती है, इसका मतलब आप अगर ये हाथ हिलाओगे, लेफ्ट हैंड हिलाओगे, तो आपको कांच में ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा होता ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप दर्पण में देखते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप ये हाथ हिला रहे हो तो अंदर आपको ये वाला हाथ नज़र आएगा। आप गौर से देखना उसको, ये लेटरल साइड चेंज हो जाती है। लेटरल साइड चेंज हो जाती है। बाईं चीज़ जो है वो दाईं तरफ नज़र आने लग जाती है, दाईं चीज़ बाईं तरफ नज़र आने लग जाती है। लेटरल साइड चेंज हो जाती है। ठीक है। तो तीसरी विशेषता क्या होती है समतल दर्पण की? समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की पार्श्व बदल जाते हैं, साइड्स बदल जाती है, लेटरल साइड चेंज हो जाती है उसकी। ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात करते हैं। इसके बाद अभी हम समतल दर्पण की बात कर रहे थे, अगला वीडियो में मैं आपको मिलूंगा तो हम दर्पण को टेढ़े मेढ़े कर देंगे हैं। उसका जो अभी आपका जो परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से टकरा कर प्रकाश आ रहा है, वो हमने बताया चिकना सतह होता है, एक जैसा होता है, तो समतल दर्पण है। अब उसको यदि टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, कुछ करेंगे अपन टेढ़ा मेढ़ा तो कुछ करेंगे तो वो फिर अलग दर्पण होगा, अलग दर्पण होगा, तो उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।